हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और ये है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट की सीरीज़ और इसको मैं आप लोगों के लिए हिंदी में लेके आया हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ये टॉपिक हिंदी में भी होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि हम क्या क्या करेंगे, क्योंकि इसका फिर से हम एक थोड़ा सा मीनिंग देख लेंगे कि मीनिंग क्या है, जो मैंने पार्ट 1 में कवर किया, लेकिन पार्ट 2 में भी इसको ब्रीफली में हम समझ लेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्पेशल फीचर क्या होते हैं प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के। ओके, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, यानी प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में आपको क्या स्पेशली चाहिए होता है जो आपको नॉर्मल एक्सपोर्ट में नहीं चाहिए होता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग तो हम इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। ओके, तो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट का जो मीनिंग है उसमें ये है कि दो कंडीशन है यहाँ पे, मतलब दोनों का जो दोनों फुलफिल होती हैं तो वो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आता है, राइट। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन उसकी है कि एक्सपोर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स ऑन डिफर्ड टर्म्स पेमेंट। ओके, पहली कंडीशन ये है। तो ये भी प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट है। तो अगर आप इंजीनियरिंग गुड्स का कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, और उसका पेमेंट टर्म्स क्या है, डिफर्ड पेमेंट टर्म्स है, राइट। तो डिफर्ड पेमेंट टर्म्स है तो वो एक्सपोर्ट यानी प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आता है, मतलब वो नॉर्मल एक्सपोर्ट नहीं होगा। ओके, फिर उसके बाद में एंड, यानी इसके साथ में अगर आपने टर्न की प्रोजेक्ट और सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर आप अब्रॉड में एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ये भी आपका प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट की श्रेणी में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो तरह के जो एक्सपोर्ट हैं वो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो अब इसके बाद एक बार फिर से हम समझ लेते हैं डिफर्ड पेमेंट क्या होता है। डिफर्ड पेमेंट ये होता है कि जब आप जो पेमेंट्स है वो आरबीआई जनरली एक्सपोर्ट्स के लिए आपको 9 मंथ का टाइम देता है। आपको 9 मंथ का टाइम मिलता है फ्रॉम द शिपमेंट डेट ऑफ शिपमेंट। आपका जो डेट ऑफ शिपमेंट है, यानी जो आपका शिपिंग बिल है, बेसिकली शिपिंग बिल का डेट है, वहाँ से आपको 9 मंथ के अंदर आपको एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आपको रिलाइज करनी होती है, राइट। कितने मंथ के अंदर, 9 मंथ के अंदर। अगर इसके ऊपर अगर आप उसका पीरियड जो भी दे रहे हो वो डिफर्ड पेमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, तो डिफर्ड पेमेंट अंडर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी रिसीव बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो स्टैट्यूटरी यहाँ पे कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई आपको बोलता है, राइट। तो आरबीआई ने 9 मंथ बोला। अगर 9 मंथ के ऊपर अगर आपने पीरियड अगर इसको बायर को आपने एक्सटेंड किया तो इट मीन्स कि वो डिफर्ड पेमेंट है और वो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। सब्जेक्ट टू और दो ऊपर की जो हमने कंडीशन पढ़ी है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पेशल प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के केस में स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है जो जनरल ट्रेड एक्सपोर्ट में नहीं चाहिए पड़ता हमें, राइट। तो देखते हैं ये। देखिए, इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपको डिफर्ड पेमेंट्स आपको ऑफर करना पड़ता है, राइट। डिफर्ड पेमेंट यानी लॉन्गर टेनर होता है जो आप इसको बायर को देते हो। जो एक्सपोर्टर है वो जो रेगुलेटरी पीरियड है उसके ज़्यादा बियॉन्ड पेमेंट टर्म्स देते हैं। मतलब उसका पेमेंट है 9 मंथ के ऊपर, वो दैट कैन गो अप टू 5 years ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरह का जो पेमेंट है वो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है क्रेडिट फैसिलिटी। तो बोथ फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। तो जब आप प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको जनरली क्या होता है, आपको फंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये इनकी साइज़ क्या बड़ी होती है, ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनका टेनर लॉन्गर होता है, ठीक है, रिस्क ज़्यादा होती है। इसके अलावा उसको सपोर्ट करने के लिए जो ये एक्सपोर्टर है, ठीक है, एक्सपोर्टर जो है उसको क्या क्रेडिट फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ती है, राइट। उसके बाद क्या होता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करोगे आप अब्रॉड में, तो वहाँ पे जाके आपको क्या है ना, वहाँ पे
ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको बैंक अकाउंट ओपन करने की भी ज़रूरत होती है, राइट। तो ये रिक्वायरमेंट है, मतलब ये जनरल जो नॉर्मल एक्सपोर्ट उसमें नहीं होता, ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के केस में होता है, क्योंकि आप इधर से एक्सपोर्ट कर रहे हो और वहाँ पे जाके आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट भी करना है, राइट। तो वहाँ पे आपका जो पेमेंट, आप जो प्रोजेक्ट अथॉरिटी है वहाँ से उसका पेमेंट लोगे, आपको यहाँ से जो पेमेंट भेजना है लेबर वगैरह के लिए, तो सब इस अकाउंट में डील होता है, ओके। इसके बाद में ओपनिंग ऑफ साइट ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस और लाइसेंस ऑफिस। अब फ्रेंड्स, अब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ऑफिस की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो वो ऑफिस क्या हो सकता है, आपको साइट ऑफिस हो सकता है, प्रोजेक्ट ऑफिस हो सकता है, लाइसेंस ऑफिस हो सकता है, ठीक है। ये इनका अप्रूवल का प्रोसेस क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी इस वीडियो में हम केवल ये डिस्कस करें कि आपको प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के केस में आपको वहाँ पे या ओवरऑल प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। इसके बाद में आपको जो प्लांट एंड मशीनरी है वो आपको लोकली परचेज करना पड़ सकती है, इसमें लिखा है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो आपको आउटसाइड इंडिया से परचेज करनी पड़ सकती है, या तो इसको हायर परचेज भी ले सकते हो या परचेज भी कर सकते हो यहाँ पे। तो उसमें ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट करें तो आप सब कुछ यहाँ से इंडिया से ले जाना पॉसिबल भी नहीं, और कई बार वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता है, राइट। तो इसलिए आपको क्या, प्लांट एंड मशीनरी आप वहाँ जो आउट ऑफ इंडिया है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या फिर इंडिया से हायर परचेज पे भी ले सकते हो आप, या आउट ऑफ इंडिया भी ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम इंडिया, पेमेंट ऑफ एजेंसी कमीशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या, इंडिया से पेमेंट भेजना पड़ेगा, बिकॉज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फंड्स देने पड़ेगा। वहाँ पे जो लेबर है, आपकी एम्प्लॉय फोर्स है, वहाँ पे उनको पेमेंट करने के लिए आपको क्या, इंडिया से पैसा जाता है उसमें, ठीक है। इसका आपका पर्पस कोड आपको डिफाइन करना होता है, और वो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर मॉनिटर होता है। आपका जो एडी बैंक होता है, एडी बैंक जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो वो आपका पूरा मॉनिटरिंग करता है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स की, राइट। इसके बाद में बोरोइंग ऑफ फंड्स आउटसाइड इंडिया, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर आपको आउटसाइड इंडिया से भी अगर बोरो करने की ज़रूरत है तो भी आप ले सकते हो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के केस में, ठीक है। इसके बाद में डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीन। तो अगर आपने प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्लांट एंड मशीनरी और जो अदर असेट्स हैं वहाँ पे आप उनको डिस्पोज कर सकते हो, और उसका पैसा आपको वापस इंडिया में लाना होता है, ओके। फिर उसके बाद में रिस्क कवरेज। अब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, ईसीजीसी है, वो आपको ईसीजीसी कवर भी प्रोवाइड कराती है, इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करती है, या पार्टिसिपेशन, रिस्क पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडिया एक्सिम बैंक, ओके। अर्लियर इट वाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, अभी हम इसको इंडिया एक्सिम बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो रिस्क कवरेज के लिए आप ईसीजीसी के पास में जा सकते हो। आपको डिपेंडिंग ऑन द जो रिस्क कैटेगरी ऑफ कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री है, ईसीजीसी आपको रिस्क कवर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद में एक और यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आपको यहाँ पे थर्ड कंट्री इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब। देखिए, आप हैं यहाँ पे, आप हैं एक्सपोर्टर, आप हैं इधर पे इंडिया में, ठीक है। आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, माना कि यहाँ पे आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में कोई, यहाँ पे सपोज आप आरओसी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आपने प्रोजेक्ट लगाया, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई आप प्लांट लगाया जहाँ पे आपको कोई मशीनरी है जो यहाँ से ले जाना आपके लिए कॉस्टली है, इंडिया से ले जाना कॉस्टली है। तो अगर कहीं कोई यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे यूरोपियन कंट्री में कोई सेम मशीनरी अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो आप वो मशीनरी यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये आपको क्या हो गया, थर्ड कंट्री इंपोर्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि पहला कंट्री आपका जहाँ से एक्सपोर्टर है, दूसरा कंट्री जहाँ पे आप प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तीसरा कंट्री जहाँ से आप इसको परचेज कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो। तो इस केस में क्या होता है, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के केस में आपको थर्ड कंट्री इंपोर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारा जो मास्टर डायरेक्शन ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो वहाँ पे आरबीआई आपको मैंडेटरी ये बोलती है कि आपको एविडेंस ऑफ इंपोर्ट देना है। एविडेंस ऑफ इंपोर्ट का मतलब होता है आपको बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री मतलब ये है कि जब आपने गुड्स आपकी इंडिया में आ गई तो आपको जो कस्टम है, वो कस्टम डिपार्टमेंट आपको बिल ऑफ एंट्री इशू करता है। इट मीन्स आपकी गुड्स इंडिया के अंदर आ चुकी है, मतलब आप क्या पेमेंट आप करते हो पहले, उसके बाद में गुड्स आ गई, तो आपका जो बिल ऑफ एंट्री आपका
उसके अगेंस्ट पेमेंट भी हो गया और आपके बिल ऑफ एंट्री भी सेट हो गया। और ये एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है जो मैंडेटरी होता है। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में, सिंस आपका थर्ड कंट्री से इम्पोर्ट है, मतलब यहाँ पे यूरोप से आ रहे थे, तो गुड्स इंडिया में तो आएगी नहीं, वो डायरेक्टली क्या यूरोप से सीधे वो प्रोजेक्ट साइट पे चली जाएगी, राइट। तो उस केस में आपको बिल ऑफ एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसका अप्रूवल आपको लेना होता है। तो ये सारे अप्रूवल जो स्पेसिफिक अप्रूवल है, इसमें जो जो रिक्वायरमेंट आपको दी हैं, कुछ फैसिलिटी हैं जहाँ पे आपको क्रेडिट फैसिलिटी लगती है, लेकिन कई जगह केवल आपको अप्रूवल लगते हैं। तो वो अप्रूवल आपको कौन देता है और उसका प्रोसेस क्या होता है, ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आप बने रहिए मेरे इस सीरीज़ के साथ। में उम्मीद करता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट को हिंदी में आपको आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में आप लिख सकते हो, और आप इस वीडियो को लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हो। ओके, आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। हैप्पी लर्निंग।